हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी ज्योग्राफी बाय जेपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज को आपको पढ़ाने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 की ज्योग्राफी। तो उसके जो पहला बार चैप्टर है वो है व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। तो आज हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो रिमोट सेंसिंग की तो आज हमको बताने वाले हैं पहले रिमोट सेंसिंग की अर्थ व परिभाषा। रिमोट सेंसिंग की अर्थ परिभाषा यह होती है कि वस्तु को छुए बिना किसी वस्तु को छुए बिना उसका बोध या संवेद होना ही रिमोट सुदूर संवेदन कहलाता है। एक बात और बता दें आपको, रिमोट सेंसिंग को हिंदी में सुदूर संवेदन कहते हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम वायु को मान लेते हैं। वायु न तो हमें दिखती है और न ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम उसका बोध कर सकते हैं कि वायु की हवा चल रही है। ठीक उसी प्रकार की इसे ही सुदूर संवेदन कहा जाता है। इसके बाद में जोसेफ ने भी सुदूर संवेदन को अत्यंत सरल शब्दों में कहा है, परिभाषित किया है। जिन वस्तुओं का अध्ययन करना तथा जिन वस्तुओं का अध्ययन करना उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को ही सुदूर संवेदन कहते हैं। जोसेफ ने भी यही बात बताया गया है कि हम किसी भी चीज़ का जो सर्वेक्षण करते हैं उसके संपर्क में जाए बगैर ही उसका निष्कर्ष निकाल लेना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। उसके बाद इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 में मिशिगन विश्वविद्यालय के एविलन प्रूट द्वारा किया गया था। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं की घटनाओं की सूचनाओं व संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए व मापन के अभिलेखन करता है। उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में जो सुदूर संवेदन की भूमिका प्रयोग रखते हुए राष्ट्रसंघ ने 3 दिसंबर 1986 को निम्नलिखित परिभाषा दी थी, जो कि अधिक तर्कसंगत लगती है और सर्वमान्य भी है। इन सभी परिभाषाओं का स्पष्ट होता है कि सुदूर संवेदन मुख्य रूप से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियाँ, ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति। तो हम बात करते हैं इसके बाद। तो हमने बात की रिमोट सेंसिंग के अर्थ व डिफाइन की। अब बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के प्रकार की। तो रिमोट सेंसिंग को हिंदी में सुदूर संवेदन बोलते हैं। तो सुदूर संवेदन अगर हम आपको बात करने वाले हैं सुदूर संवेदन के प्रकार की। मुख्यतः सुदूर संवेदन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्राकृतिक होता है, दूसरा होता है वो कृत्रिम होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। 2 प्रकार सुदूर संवेदक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। बात करते हैं दूर संवेदन के आधारभूत की। दूर संवेदक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व कृत्रिम। दूर संवेदक हमारी आँख, कान, नाक व त्वचा को बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हमें देखने, सूंघने व महसूस करने में सहायता करते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। ये हमारे शरीर में पर्याप्त दूर संवेदन के प्राकृतिक उपकरण विस्तृत क्षेत्रों की विषय की जानकारी करने के उद्देश्य से मनुष्य के कुछ कृत्रिम दूर संवेदी उपकरणों का आविष्कार किया है। यह कृत्रिम या यांत्रिक दूर संवेदक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कृत्रिम देखो, प्राकृतिक संवेदक हैं वो सिर्फ हमें हमारे अपने आँखों से जो देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, वो नाक से सुनते हैं। जो भी सुनते हैं नाकों से, जो भी कुछ नाक से कोई भी कुछ भी चीज़ सूंघते हैं तो हम उसको वस्तु के संपर्क में आए बगैर ही सूंघते हैं। उसे प्राकृतिक सुदूर संवेदन कहते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिम। तो कृत्रिम सुदूर संवेदक के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियोमीटर और दूसरा होता है ऑडियोमीटर और तीसरा होता है मैग्नेटोमीटर। उसके बाद में चौथा होता है ग्रेविमीटर और फोर्थ पार्ट है इसका ग्रेविमीटर। फोर्थ पार्ट मैं लिखता हूँ इसके बारे में। ग्रेविमीटर
तो बात करते हैं हम अब रेडियो में, बात करते हैं हम कृत्रिम या दूरदर्शी संवेदक की। चार जो प्रकार होते हैं उनकी डेफिनेशन की। सबसे पहला आता है हमारा रेडियोमीटर, जो कि ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के सीमित खंड को मापता है। उसके बाद आता है हमारा ऑडियोमीटर, जो कि यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। उसके बाद आता है तीसरा अपना मैग्नेटोमीटर, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। उसके बाद में आता है ग्रेविमीटर, यह पृथ्वी के परावर्तन गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। ध्यान रहे कि सभी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पदार्थ ऊर्जा का परावर्तन व अवशोषण तथा विकिरण करते हैं। रेडियोमीटर सीधे सिर्फ विद्युत चुम्बकीय के रूप में मापता है। मैग्नेटोमीटर यह पृथ्वी में हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के परावर्तन को मापता है। मैग्नेटोमीटर यह पृथ्वी में होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के परावर्तनों को मापता है। ग्रेविमीटर यह पृथ्वी और आसमान के बीच में होने वाले गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तनों को मापता है। ध्यान रहे सभी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पदार्थ ऊर्जा परावर्तन अवशोषण व विकिरण करते हैं। बात करते हैं हम इसके बाद में सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि सुदूर संवेदन का जो एक चित्र, एक डायग्राम है, वो हम कोशिश करेंगे आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा सके सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को। तो बात करते हैं सुदूर संवेदन की प्रक्रिया। ये हमारा जो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया है, ये हमारा डायग्राम है, जो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो सूर्य की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वो पहले धरती पे आती हैं। धरातल पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस उपग्रह में जाती हैं, तो यह प्रोसेस किसके बीच में होता है और कैसे क्या होता है, तो ये बताने वाले हैं कि जब जब सुबह का टाइम होता है, दिन के टाइम में कोई भी किरणें, कैसी भी किरणें जब सूर्य से निकल कर धरातल पर आती हैं और धरातल पर आने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो ये सारा प्रोसेस धरातल के अंतर में होता है। ठीक है, धरातल के अंदर का मतलब कि इसको हम वायुमंडल भी बोल सकते हैं और सौर विकिरण भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, तो जब ये सूर्य की किरणें सबसे पहले वनों पे पड़ती हैं, तो वो परावर्तित सौर विकिरण छोड़ते हैं। उसके बाद में जल पे पड़ते हैं, उसके बाद में घास पे, मृदा पे, सड़क निर्मित क्षेत्र पे, ठीक है, निर्मित क्षेत्र में पड़ती है। ये थी हमारी जो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया थी, ये उसके बारे में बताया गया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी अवस्थाओं के बारे में। जो सुदूर संवेदन की अवस्था है वो मुख्य रूप से आपको बताते हैं कि सुदूर संवेदन के द्वारा आंकड़ों व सूचनाओं को निम्नलिखित संवर्धित चरणों में अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत से पृथ्वी पर धरातल के ऊर्जा का संचरण, पृथ्वी के धरातल पर के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया, वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन, संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित अभिसूचना तथा प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ अंक के आंकड़ों के रूप में अभिसरण करना। सातवां है हमारा आंकड़ा उत्पादन से विषमानुसरण सूचना सामग्री को निकालना। मानचित्र में सारणी के रूप में आंकड़ों व सूचनाओं का अभिसरण करना। ऊर्जा का स्रोत, बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत। सुदूर संवेदन की पहली अनिवार्यता ऊर्जा का स्रोत होता है, जो अभीष्ट लक्ष्य को प्रदीप्त कर सके। दूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत के दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम का हमने आपको दूर संवेदन के आधारभूत में बता चुके हैं कि प्राकृतिक होती है वे विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में होती है कि ये जो सूर्य द्वारा प्रसारित सौर विकिरण को तथा परावर्तित पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण के रूप में होती है। ये तरंग के द्वारा हमने बताया था। अब बात करते हैं सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की इकाई के बारे में। तो हम देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो तरंग दैर्घ्य के मापने की इकाई होती है वो कैसी क्या होती है। तो हम देखते हैं कि जो पहले किलोमीटर होता है, किलोमीटर का जो सिंबल होता है km होता है, और उसके जो मीटर हम जो मापते हैं वो 1000 m में मापते हैं। मीटर को हम मीटर लिखते हैं तो उसका सिंबल m होता है, और उसको मापने की इकाई 1.0
एम होती है। और ठीक है, सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर को हम सीएम में मापते हैं। सीएम इसका सिंबल होता है। और जो इसके मापने की इकाई होती है वो 0.01 मीटर इज इक्वल टू 10 - 2 एम के बराबर में होती है। और मिलीलीटर में एम बराबर एम इज इक्वल टू 0.001 एम इज इक्वल टू 10 - 3 एम मीटर के बराबर में होती है। माइक्रोमीटर 0.003 6 मीटर के बराबर में होती है। नैनोमीटर 0.00010 - 9 मीटर के बराबर में होती है। एंगस्ट्रॉम ए 0.00010 एम के बराबर होते हैं। हम आपको दिखाने वाले, हम आपको इसी प्रकार दूसरा डायग्राम दिखाने वाले हैं जो कि सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताता है। ठीक है, सुदूर संवेदन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में यह डायग्राम आपको बताता है। तो आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि जो ये हमने अलग से पैराग्राफ जगह कम होने की वजह से जो हमने तरंगों की दायरे की लंबाई की आवर्त और उसकी आवृत्ति का जो डायग्राम बना है, अब इसको भूल कर जो बाकी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उसको सुदूर संवेदन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो जो सबसे पहले विभिन्न सुदूर की अवस्थाएं होती हैं, वो उसका सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। उसके बाद में दूसरा विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का संचरण है। तीसरा हमारा वायुमंडल में ऊर्जा का प्रवर्धन। चौथा हमारा भूपृष्ठ लक्षण। पांचवा हमारा संवेदन प्रणाली। छठा हमारा अंक उत्पादन। सातवां हमारा अर्थ निर्वचन तथा आठवां हमारा सूचना उत्पाद व विश्लेषण का कार्य करता है। ये अंक उत्पादन, और ये हमारे जो अंक सिर्फ एक अंक से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको अंक उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ये दृश्य अंक। दृश्य अंक में पतंगों की तरह दिखाई देने वाले अंक होते हैं, वो होते हैं दृश्य अंक। बात करते हैं इस बार अर्थ निर्वचन की, तो इसमें कि एक अंक नहीं बल्कि बहुत सारे अंक मिलकर दिखाए गए हों, इसमें बहुत सारे अंक मिलकर दिखाए गए हों ऊपर नीचे से, उसे हम अर्थ और उनका अर्थ निकाल कर बताया गया हो कि अंक का अर्थ क्या, इसका क्या, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बताया गया हो, उसे हम अर्थ निर्वचन कहते हैं। बात करते हैं, उसके बाद में आता है उपभोक्ता हमारा। उसके बाद में आता है सूचना उत्पाद व विश्लेषण, और उसके बाद में आता है उपभोक्ता। तो हमने बताया कि सुदूर संवेदन की जो प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके बारे में बताया था। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की लंबाई और उसकी आवृत्ति की। तरंग दैर्ध्य की लंबाई की और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और उनकी लंबाई व आवृत्ति। ठीक, तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई और आवृत्ति होती है वो कम, मध्यम, अधिक और अत्यधिक होती है। उसके बाद में सौर स्रोत ऊर्जा। अब हमने आपको बताया था कि विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमने बताया था कि स्रोत ऊर्जा के बारे में बताया था। स्रोत ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति से पृथ्वी की धरातल पर तक पहुंचता है। इस ऊर्जा का संचरण को विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा के तरंगों की लंबाई व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। दो निकटवर्ती तरंग सुरंगों अथवा तरंग गर्तों के बीच की लंबाई को तरंग लंबाई अथवा तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। किसी स्थान से गुजरने वाली तरंग संख्या को आवृत्ति उनकी कहा जाता है। कम लंबाई वाली आवृत्ति अधिक लंबाई वाली आवृत्ति को कम आवृत्ति होती है।